मरीम ये कहती है कि मियाँ साहब का खाना बंद हो गया तो मैं हड़ताल करूँगी जेल के बाहर और हुकूमत को लग पता जाएगा। नवाज शरीफ का खाना क्यों बंद किया गया? नहीं, मैं नहीं समझता नवाज शरीफ साहब का खाना जो बंद है, और पिछले दिनों आपने खबर भी घर का खाना, क्योंकि जो बात आ रही थी वो ये थी कि एक तरफ से वो कहते हैं मैं दिल का मरीज हूँ, और दूसरी तरफ से सिरिपाए चिकन घरों से आ रहे हैं। ये तो कोई दिल का मरीज़ ऐसे नहीं करता। लिहाजा हो सकता है कि उस पर पाबंदी का ये पहलू हो कि जी घर के खाने जो हैं अगर, और दूसरी तरफ फिर आप जब बीमार होते हैं तो एक शोर मच जाता है कि जनाब उनको एंजाइना की प्रॉब्लम आ गई और सारी का सारा मलबा जो है वो हुकूमत पर गिराया जाता है। तो क्या इस दौरान एहतियात आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है? तो अगर एहतियात नहीं हो रही, खाना देखा जा रहा है उसके अंदर ऐसी चीज़ें आ रही हैं जो इस तरह के बीमार आदमी को सूट नहीं करती, डॉक्टर भी आपको मना करते हैं, तो अगर उस सिलसिले में कोई एहतियाती तदाबीर इख्तियार की गई हैं तो मैं समझता हूँ ये कोई, इसमें कोई गलत चीज़ तो नहीं की गई। ये तो कोई ऐसा जबर, कोई जुल्म नहीं है कि आपका खाना बंद के, जेल में खाना मिलता है ना बाकी सब लोगों को, ऐसा तो नहीं कि आप भूखे रह जाएंगे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। और उसको नेशनल मीडिया पे आके इशू बनाना, बाकी हाँ, तो इसको इसीलिए इशू बनाया जा रहा है कि शायद इसको भी वही रूप दिया जाए कि हमारा खाना रोका गया, हम तो बादशाह लोग हैं, हमारा तो खाना ही और है, कोई आम आदमी का खाना तो नहीं है, हम क्यों जेल वालों का खाना खाएं? हाँ, हम क्यों जेल वालों का खाना, जैसे ही जैसे अस्पताल में आप जाएं तो अस्पताल वाले आपको एहतियाती खाना देते हैं ना। बिल्कुल। और अगर वहाँ मरीज़ ये कहे कि मेरे घर से ही आएगा, मैं ये नहीं खाऊंगा, और मैं ये नहीं खाऊंगा, तो बाकी अस्पताल में खाना जो दिया जा रहा है वो कौन लोग, तो जवाज़ ही ख़त्म हो गया ना, फिर जवाज़ ही ख़त्म हो गया। वहाँ एक एहतियाती तदाबीर जो इख्तियार की जाती हैं एक मरीज़ के लिए, अगर आप उनसे इनकार कर दें तो फिर तो आप डॉक्टर्स की जिम्मेदारी नहीं है, आपको मुकम्मल एहतियात करनी पड़ती है, तभी आपका मर्ज़ जो है उसका इलाज होता है। और इलाज का बहुत बड़ा हिस्सा आपकी खुराक से है, तो यानी दवाइयाँ लेते जाएं, खुराक गलत खाते जाएं, क्या वो मरीज़ जो है वो कभी भी उस मर्ज़ में से निकल पाएगा? कभी नहीं निकल, और ख़राब होगा, बिगड़ता जाएगा, वो बल्कि बिगड़ता जाएगा। लेकिन सर, हम अगर इंटरनेशनल लोगों को देखें, लीडर्स को देखें, उनकी हिस्ट्री पढ़ें, तो खाना भी कभी कोई नेशनल इशू बनाया सर किसी लीडर? कभी भी नहीं। लोगों ने तो फाके किए हैं, लोगों ने तो जेलें काटी। हम नेल्सन की तारीख पढ़ते हैं, बस वो सनसनी पैदा करने के लिए की तारीख पढ़ते हैं, भूखे रहते थे, खुशक रोटियों के टुकड़े जो हैं वो नीचे थे, और जब वो मर गए निकले, बिल्कुल ये इन्होंने क्या ड्रामा, बल्कि वो इस पर कंट्रोल करते थे कि खुराक कम रखी जाए। वो सर खारिश नहीं करता था, कितना मुश्किल होता है हालांकि खारिश आना, हालांकि कितना मुश्किल होता है। तो ये सारी मिसालें आपके सामने हैं बड़े लीडरान की। काश हम इन्हें कह सकें कि वाकई लीडरान हैं, तो उस कैटेगरी में तो नहीं आते। जो मुल्क के साथ होता रहा वो कोई लीडर तो नहीं करता। जो मुल्क के वसी तर मफाद में जिसने काम करना हो, असल तो जो कायद हैं उनका यही काम होता है। तो ये कायद भी हम अपनी ज़ात के लिए बनते हैं, अपने मफाद के लिए बनते हैं, अपने मफाद को मुल्की मफाद पर तरजीह देते हैं। और इस तरह जब आप पकड़े जाएँ, फिर एक शोर है, हंगामा है जो आप खड़ा कर देते हैं। ये मंजरनामा बिल्कुल उसी की निशानदेही कर रहा है कि एक हंगामा है जो पैदा कर दिया गया, पकड़े जाने पे एक तरह से पागलपन सर पे सवार हो गया कि इनको जुर्रत कैसे हुई कि हमें पकड़े, और अगर पकड़ लिया तो हमें इतना बेनकाब क्यों किया जा रहा है। कभी वो पापड़ वाले का अकाउंट निकल रहा है, कभी वो फलूदे वाले का अकाउंट निकल रहा है, रिक्शे वाले का अकाउंट निकल रहा है, और मरे हुए अच्छा मरे हुए के भी अकाउंट निकल आए कि बंदा दुनिया में नहीं है पर उसका अकाउंट चल रहा है। तो ये और ट्रांजैक्शन हुई है अरबों, और ट्रांजैक्शन भी हुई हैं, अरबों की ट्रांजैक्शंस हैं, और दुनिया भी हैरान है, लोग भी हैरान हैं। और उनमें से कभी किसी को पकड़ा जाए तो कहते हैं मुझे तो नहीं पता, मेरे तो वसाइल ही है कि यहाँ पे इतना खुद आए लोग गवाहियाँ दी कि हमारे साथ मेरे अकाउंट में जमा किया जाए। तो वो ज़रदारी साहब के बारे में अब लफ्ज़ निकल रहे हैं ना कि ये तो वो मसीहा हैं कि चुप करके जाके अकाउंटों में पैसे डाल देते हैं। तो ये तो एक मसीहा की शक्ल इख्तियार कर गए, लेकिन जब निकालते भी खुद हैं। और उस पर भी सवाल उठा कि उनसे आप क्या पूछ रहे हैं, उन लोगों से पूछे जिनके अकाउंट में पैसे निकल रहे हैं। जवाब दे वो हैं, जिसने डाला है उसका तो कहीं नाम ही नहीं है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये सारे जो मामला हैं, और फिर ये जो TTs PMLN के नाम दर्जनों किस्म की, और वो चीनी निकल आया तो कौन निकल आया, ये कहानी हर तरफ है और हर जगह पे यही काम किया गया। ये जो मनी लॉन्ड्रिंग हुई है जिसके तहत हम इतना भुगत रहे हैं एक बहसीयत कौम के, फिर वो जो FATF है उसने हमारे ऊपर इतना दबाव डाल रखा है, ये वो समझते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग है, ये दहशतगर्दी में इस्तेमाल हुआ है पैसा, जो मुल्क के बाहर छुपा कर और सीक्रेट तरीके से पैसा ट्रांसफ़र किया गया, वो तो इसको दहशतगर्दी का नाम दे रहे हैं। बिल्कुल। और वो बचा है ये कहने में कि पैसा जो छुपा कर कहीं गया है, हमें क्या पता वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, बिल्कुल। हमें क्या पता वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है। तो वो कह रहे हैं जी ये टेरर फाइनेंसिंग है।
और इसके तहत मुल्क भी भुगत रहा है, मुल्क भी ज़ेर अताब है। तो इनके किए हुए जो काम है वो सिर्फ मुल्क में ही नहीं, वो हमें बैनुल-अक़वामी सतह पर भी कितनी मुश्किलात में उन्होंने डाल दिया। और हम सब जानते हैं कि FATF की तरफ से अभी भी आप पर तलवार लटक रही है, आप अभी ग्रे लिस्ट से नहीं निकले, अभी भी ब्लैक लिस्ट में डालने का जो फैसला है वो है फैसला है जो अभी होना है। तो हम मुश्किलात का शिकार हैं, अंदरूनी तौर पर भी, बैरूनी तौर पर भी। और ये किसका किया कराया है? यही दो हुकूमतें हैं, यही दो पार्टियां हैं। ये तो आज तक इन्होंने किसी तीसरी पार्टी को सामने आने ही नहीं दिया। और अब जब तीसरी पार्टी आ गई है तो उसका नाम बदनाम इस तरह किया जा रहा है कि ये तो जी सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है, इनको तो जी कोई लाने वाला है, ये ख़ुद तो नहीं आए, ये लोग तो इनको नहीं लाए, इनको लाया गया है। और आज भी बड़ी डिटाई के साथ वो ये लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, ये सिलेक्टेड वज़ीर आज़म है। दोनों पार्टियाँ इस्तेमाल कर रही हैं, PMLN भी और PPP भी, और खुलकर, यानी ये इलेक्टेड हैं, वो सिलेक्टेड हैं। उनके जो वोट हैं जो पढ़ते रहे उनको वो ठीक हैं, और जो इनको वोट पड़े वो गलत है। तो ये मयार ही बदल देते हैं ऐसे मौके पे, और लोगों के जहन को पोल्यूट करने के लिए उनके जहन जो है और उनकी जो सोच है उसको एक मनफी सोच बनाने के लिए ये लोग अपने सारे वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। बेशुमार पैसा है, कमी नहीं है, और पैसे से आज की दुनिया में क्या नहीं हो सकता। परसेप्शंस बनाई जाती हैं, परसेप्शंस बिगाड़ी जाती हैं, ये सारा इस पैसे के ज़ोर पर हो रहा है। बिल्कुल। नाजरीन, हम मौजूद हैं शाहिद लतीफ़ साहब के साथ। सर, वीडियो स्कैंडल आया, क्या इस तरह से इल्ज़ाम लगाए गए, इस तरह से चीज़ों को सामने लाया गया कि जैसे उसमें इस्टेब्लिशमेंट फरीक बन गई हो। जो इल्ज़ाम थे, जो मुखातिब था, कहीं ना कहीं वो अदलिया भी थी और कहीं ना कहीं वो फ़ौज भी थी। तो अब फ़ौज क्या सोच रही है इस वीडियो स्कैंडल को लेके? देखिए, मैं फिर से ये बात करूँगा कि ये फ़ौज का मसला नहीं है। मामला जो है, एक जज साहब हैं, मुअज़्ज़ज़ जज साहब, जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया गया है। इल्ज़ाम जज के ज़रिए बल्कि एजेंसीज़ की तरफ लगा दिया गया है कि इन पर दबाव था। जज साहब जो असल में वीडियो में कहना चाहते हैं वो यही कह रहे हैं ना कि जी ये फ़ैसला मेरा नहीं है, मुझसे करवाया गया है। तो क्या ये जो इल्ज़ाम है हम पहले नहीं सुन चुके? यही PMLN है ना, जिनके बड़े बड़े कायद खुलेआम शोर मचा रहे थे, फ़ोन करते थे कि जनाब ये जो फ़ैसले हैं, जब वो अदालत की तरफ को टारगेट कर रहे थे अदालत को, कि जी फ़ैसले इन तक पहुंचाए जाते हैं, ये सिर्फ सुनाने वालों में से, ये फ़ैसले इनके नहीं हैं, इनको लिखवा दिए जाते हैं। उनको वही ज़माना याद आ रहा है जस्टिस क़य्यूम वाला, जो कि ये काम करते थे। सैफुर रहमान जब एहतसाब के इंचार्ज थे, बिल्कुल, तो एक गठजोड़ जो था उस वक्त अदालत का और नैब का, ये समझते हैं आज भी हम उसी वक्त में रहते हैं, क्योंकि इन्होंने वो काम किया और वो समझते हैं कि आज भी यही काम हो रहा है, जबकि आज ऐसा काम नहीं हो रहा। आपके जो बड़े बड़े इदारे हैं, अगर माजी में कोई गलती हुई भी तो क्या ये खुल्लम खुल्ला इसका इजहार नहीं किया गया इन इदारों की तरफ से? उसमें इस्टेब्लिशमेंट भी शामिल है, उसमें आपकी अदलिया भी शामिल है, उसमें नैब भी शामिल है। वो ये कह चुके हैं वक्तन फ़वक्तन कि माजी की जो गलतियाँ हैं वो हम उनको रिपीट नहीं करेंगे, उनका तदारुक करेंगे। और अभी जो 10 साल गुजरे हैं, क्या उसमें ये साबित नहीं किया, ख़ासकर इस्टेब्लिशमेंट ने, कि ये को मार्शल लॉ की तरफ ना उनका रुझान है, ना वो इसके बारे में सोच रहे हैं, और ना ही वो मुदाखलत करना चाहते हैं। दो जो आपकी सिविलियन गवर्नमेंट्स हैं, उन्होंने अपने 5 साल पूरे किए, और ये तीसरी हुकूमत है जिसको एक जमहूरी तरीके से जो मुल्क का इक़्तिदार है उसके हवाले कर दिया गया। अभी भी क्या इसमें कोई शक व शुबहात हैं? मगर उसके बावजूद यहाँ लगातार बोला जा रहा है कि जी इस मुल्क में तो जमहूरियत को चलने नहीं दिया जाता, चलने नहीं दिया गया। भाई, आप दोनों को 5 साल पूरे मिले, ये अलहदा बात है कि आप दोनों के ज़माने में कैसे कैसे स्कैंडल भी सामने आए, मगर उसके बावजूद मुदाखलत नहीं हुई। माजी में कोई छोटा सा भी स्कैंडल होता था तो मुदाखलत होती थी, मगर अब तो मुदाखलत नहीं। और आप डॉन लीक्स हुआ आपके दौर में, आपको प्रॉपर मौका दिया गया। आपके दौर में सचिन जिंदल आए, उधर मिलते रहे, आपको किसी ने नहीं पूछा। इन दोनों हुकूमतों की तरफ से कुलभूषण पे आपने एक लफ्ज़ नहीं बोला, एक लफ्ज़ नहीं बोला। इन दोनों हुकूमतों की तरफ से जो हमें मिला, एक हुकूमत ने मेमोगेट दे दिया और दूसरी ने डॉन लीक्स दे दिया, और इसका जो निचोड़ था वो क्या था? और दूसरी कुलभूषण को भी आलमी अदालत में ले गई ना, कुलभूषण को आप आलमी अदालत, जो आपका मसला था सर, उसने जुर्म हमारी ज़मीन पर किया, जो मसला ही हमारा तो है। जो इस ज़मीन के कवानीन हैं,
क्या उस पर लागू नहीं होते? बिल्कुल, पूरी दुनिया करती है। अमेरिका तो न जाने कहाँ से उठा के जो लोग हैं उनको या मार देता है या उनको सजाएं देता है। किस ज़मीन के किसी कोने में भी कोई ऐसी चीज़ हुई हो जिसको अमेरिका समझे कि ये उनके खिलाफ हुई है, वो कहता है जी ये तो हमें हक हासिल है। वो बना लेते हैं, वो बना भी लेते हैं, वो अपने खिलाफ बना लेते हैं, तो बना भी लेते हैं और सजाएं भी देते हैं। तो जब आपके सामने ये सारी मिसालें मौजूद हैं, क्या ये अजमल कसाब और अफजल गुरु जो हैं उनको कत्ल की जो है वो सज़ा हुई है या नहीं, उनको फांसी दी गई है या नहीं इंडिया में? क्योंकि वो कहते थे कि जी इन्होंने हमारे मुल्क में जुर्म किया है, उन्होंने सज़ाएं दे दी। और ख़ासकर जो अफजल गुरु है, मुझे अभी भी याद है उनकी अदालत जो है सुप्रीम कोर्ट, उसने कहा था कि इस शख्स के बारे में हमें वो सबूत नहीं मिले जिसके तहत हम इसको कत्ल यानी फांसी की सज़ा दे सकें, मगर चूँकि हमारे लोगों के एहसासात हैं, जज्बात हैं, उसके तहत इसको फांसी की सज़ा दे दी गई। जज्बात के नाम पर एक शख्स को फांसी की सज़ा दें, और यहाँ कलभूषण है जो इकरार कर चुका कि 2 साल पाकिस्तान के साथ जज्बात ही कोई नहीं है, क्या कुछ करता रहा, उसकी वीडियो आपके सामने आई। फिर आपके जो ISPR हैं उन्होंने उस वक्त जो परवेज़ रशीद वज़ीर थे उनको साथ बिठा के प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसका मतलब है उनके सामने हर चीज़ नंगी कर दी गई, और उसके बावजूद आप उसको आलमी अदालत में ले गए। आप उसको आलमी अदालत में ले जाना चाहते थे, ये तो उसकी तरफ से आनी चाहिए थी रिक्वेस्ट, इल्तजा। आप खुद उठा के आलमी अदालत की तरफ केस फरीक बन गए। आप फरीक जानबूझ के बन गए, यानी उसको बचाने के लिए आप मैदान में आ गए। ये हैं आपके करतूत। और फिर आप इस मुल्क से कहते हैं जनाब आप सबसे बड़े मुहिब्बे वतन हैं, और आपने इस मुल्क के लिए पता नहीं क्या क्या कुर्बानियाँ दे दी। वो जो आपकी कुर्बानियाँ, मैं समझता हूँ हर आदमी समझता है, आपकी कुर्बानियों में से सबसे बड़ी कुर्बानी यही है कि कलभूषण का नाम आज तक आपकी ज़ुबान पे नहीं आया। पूरा मुल्क ये कहता रहा कि कभी उस शख्स का नाम तो वज़ीर आज़म ले, बताएं कि उसने क्या किया, उसका नाम नहीं आज तक उसने लिया। तो ये है नरमी। उसने हालांकि कितनी तबाही फैलाई, कितने लोगों को शहीद करवाया होगा उसने, कितने लोगों को, कितने लोगों को दहशत गर्दी में इस मुल्क ने जो कुछ भुगता वो सबके सामने है। और कुलभूषण और उसका पूरा एक नेटवर्क जो उसने पाकिस्तान में कायम कर रखा था रॉ की मदद से, जो दिए गए काम करने के लिए, और ख़ासकर उसका टारगेट जो था वो ये CPEC था ना। लिहाजा ज़्यादातर आप देखें कि वो जो क्राइम्स थे और जो दहशत गर्दी थी, बलूचिस्तान का इलाका और वो जो CPEC का एरिया है उसका इलाका, वो सारे का सारा उस इलाके में हो रहा था, ताकि दुनिया को धमकाया जाए, दुनिया को खौफजदा किया जाए कि इस इलाके में ये कुछ हो रहा है, ये तो इस काबिल नहीं है। चीन को ख़ासकर उसकी इतनी बड़ी चूँकि इन्वेस्टमेंट थी, तो उसको खौफ दिलाया जा रहा था कि इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट क्या इस इलाके में महफूज है? ये देखो दहशत गर्दी से भरा हुआ इलाका है, लोग मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं, BLA पैदा कर दिया गया, वहाँ पे कौम परस्त किस्म की जमातें वहाँ क्रिएट कर दी गई, और BLA जिसको अब अमेरिका ने बैन किया है, कलादम करार दिया है। ये भी एक बड़ी मेरे ख्याल में सर पाकिस्तान की फतह है। ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी फतह है कि जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जमात काम कर रही थी, जिसको हम कालादम कह चुके थे, और हालांकि उनको कालादम बहुत पहले कहना चाहिए था। ये अलग बात है कि अब हमारे वज़ीर आज़म जा रहे हैं, उनके जाने से पहले ये अमेरिका की तरफ से ये फेवर की गई है। अब देखते हैं कि इसकी कीमत क्या मांगी जाती है, हमें तो नहीं पता। कीमत मांगी जाएगी, कीमत तो मांगी जाएगी। अमेरिका में तो वो खुद कहते हैं कि देयर आर नो फ्री लंचेस, और वो ये भी कहते हैं कि तो इमरान खान को ऐसे में क्या करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कोई चीज़ ऐसी नहीं करनी चाहिए जो कौम के मफाद के ख़िलाफ़ हो, और ना वो करेंगे। हम उस शख्स पर यकीन रखें। क्या मांग सकते हैं हमारे पास? बहुत कुछ हो सकता है जी। इंडिया के बारे में छूट मांगी जा सकती है, कोई ट्रेड चाइना के बारे में मांगी जा सकती है, कोई ईरान जो है वो भी मसला उठाया हुआ है, पाकिस्तान को ये भी कहा जा सकता है पीछे हट जाओ। फिर चीन के ख़िलाफ़ जो काउंटर चाइना उनकी एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है, उसमें पाकिस्तान के ऊपर कोई पाबंदी लगाने की बात की जा सकती है। और उन्हें मालूम है हमारे साथ दुश्मनी जो है उसकी जो बुनियाद है वो यही है ना कि हम चीन के बहुत बड़े दोस्त हैं, और फिर चीन ने इतना बड़ा मुआशी जो इनकलाब पैदा करने के लिए पाकिस्तान में एक इतना बड़ा कदम उठाया, पाकिस्तान को अपने साथ ज्वाइन किया। ये वो सारी चीज़ें हैं जो बर्दाश्त नहीं हो रही।
और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इस इलाके की चीज़ों के साथ डील करने के लिए इंडिया के कितने करीब इस वक्त अमेरिका हो गया। तो ये एक ट्रायंगल बन गए, इज़राइल, इंडिया, अमेरिका। अब इंडिया जो मर्ज़ी गलत काम करे, अमेरिका की आवाज़ नहीं उठेगी। आप कभी भी ये नहीं सुनेंगे कि अमेरिका हिंदुस्तान पर तनकीद कर रहा है। जो कश्मीर में हो रहा है, जो इजाफा हो चुका है वहाँ पे, क्या कभी अमेरिका से आपने ये बात सुनी है? क्या उनकी बुरहान वानी पे एक लफ्ज़ नहीं निकाला? बुरहान वानी पे एक लफ्ज़ नहीं निकाला। जो बर्बरियत में इजाफा वक्त के साथ साथ हो रहा है, दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं, यूरोपियन यूनियन में आवाज़ें उठी हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, यूके में आवाज़ें उठी हैं, उनके ख़िलाफ़ बात हुई है, मगर अमेरिका की तरफ से ऐसा कोई बयान नहीं आया। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि ये जो अभी लेटेस्ट उन्होंने बैन किया है इस जमात को, BLA को बैन किया है, ये एक तरह से हमें अच्छा लग रहा है कि अमेरिका उसी चीज़ की निशानदेही कर रहा है जो हम कह रहे थे और इसी का शिकार हो रहे थे। हमारी बात जो है वो सुनी गई और एक सुपर पावर ने हमारा साथ दिया। तो देखने को साथ दिया है, मगर जैसे मैंने कहा, मैं नहीं मालूम कि किस कीमत का तकाजा किया जाएगा। ये तो हमारे वज़ीर आज़म साहब की विज़िट के बाद ही मैं समझता हूँ।